नमस्कार, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। नए दिन की शुरुआत नई उम्मीदों के साथ। चलिए, कार्यक्रम में आज बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत कुछ खास होने वाला है। हम सब जानते हैं कि सद्विचारों का, उत्तम विचारों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये सद्विचार, ये सुविचार हमारे लिए प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिनके उत्तम विचारों, उत्तम प्रयासों के जरिए ही, उसके कारण ही हमारे देश भारत को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई। मैं जिक्र करना चाह रही हूँ कि ऐसी शख्सियत का, एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो युवाओं के लिए एक आदर्श पुरुष हैं। मैं बात कर रही हूँ उस शख्सियत की जिन्होंने शिकागो में जब भाषण दिया, उनके तेजस्वी भाषण से पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। मैं बात कर रही हूँ स्वामी विवेकानंद की। शिक्षा को लेकर उनके क्या विचार हैं, क्या कथन हैं, आइए उस पर एक नज़र डालते हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। अगर मैं भारत की बात करूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं, तो भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्वास्थ्य संबंधित समस्या बहुत अधिक है और जिस वजह से मृत्यु दर में काफ़ी इजाफा होता है। ख़ास तौर से मैं महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करूं तो कुछ एक ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसे गंभीर रोग हैं, ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से महिलाओं की मृत्यु दर में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है और जिसका कारण है जागरूकता और जानकारी का अभाव। भारत में हर 3 मिनट में एक महिला स्तन कैंसर से ग्रसित पाई जाती है और हर 13 मिनट में एक महिला की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस दिशा में निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में श्रीमती मंजू सिन्हा है। आप एक समाज सेवी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी मंजू जी। आपने महिलाओं के स्वास्थ्य पर बहुत काम किया है, ख़ासतौर से सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर पर आप लगातार काम करते आ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार। धन्यवाद प्रेरणा कि आपने हमें हमारी बात रखने के लिए हमें ये समय दिया, हमें आपने एक अवसर दिया कि हम अपनी बात आपके माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। मंजू जी, आपको समाज के लोगों ने ही समाज सेवी का दर्जा दिया है, आपको समाज सेवी के रूप में चिन्हित किया है। बीते कई वर्षों से आप महिलाओं के स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए और उनके स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर आप काम कर रही है। मैं जानना चाहूँगी इसकी शुरुआत कैसे हुई और क्या कारण रहे जो आपने इसकी शुरुआत की? देखिए, एक समय आता है कि जब आप अपने लिए काम करते करते दूसरों के लिए सोचना शुरू करते हैं। आपके आसपास में, आपके खुद के लाइफ में, आपके रिलेटिव्स के साथ कुछ तो ऐसा हुआ रहता है जो आपके दिमाग पे वो बहुत गहरा असर छोड़ के जाता है। 13 साल पहले ऐसी एक घटना हुई थी जिसने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि अगर हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करते हैं या हम अपना समय उनको देते हैं तो उससे किसका फ़ायदा है, हमारा, हमारे समाज का या हमसे जुड़े लोगों का। उसके बाद चीज़ें क्या होती है ना कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली कि वो आपके दिमाग से जाता नहीं है। तो ऐसी ही एक घटना 13 साल पहले हुई थी और गुलमोहर मैत्री की परिकल्पना, जो हमारा संस्था है, उसकी परिकल्पना 13 साल पहले ही रखी गई कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, किन के लिए करना है। और ये निरंतर हमारी यात्रा चल रही है कि हमें महिलाओं के स्वास्थ्य पे ही काम करना है और ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर पे ही काम करना है। क्योंकि अगर देखा जाए कि किसी विषय के बारे में अगर हमारी जानकारी अधूरी है, उसका फ़ायदा किसी को नहीं होता है, ना हमें होता है, ना हमारे समाज को होता है, हमसे जुड़े लोग भी फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। तो जानकारी एक ऐसी चीज़ है कि समय से आप तक पहुँचे तो उसका रिज़ल्ट आता है। तो हम लोगों ने स्टार्ट ही वहीं से किया था कि जब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। आज आप हमारी बात नहीं मानेंगे, 2 साल बाद भी नहीं मानेंगे, 10 साल बाद तो मानेंगे ना कि ऐसा किसी ने कुछ कहा था जिसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ा है। तो अगर ये कहा जाए कि इसकी शुरुआत कैसे, क्यों हुई, तो उसका कारण यही था कि कुछ चीज़ें थीं हमारे आसपास में जिन्होंने हमें सोचने पे मजबूर किया कि बहुत हो गया खुद के लिए, अब टाइम आ गया कुछ करने का।
तो तब से निरंतर हमारी यात्रा है जो चल रही है, जानकारी के लिए ही, जागरूकता के लिए ही, लेकिन अभी हम प्रिवेंशन तक पहुँचे हैं। तो हमारे लिए भी एक मतलब उपलब्धि है, बहुत उपलब्धि बड़ी। तो नहीं कहेंगे, उपलब्धि तब होती है ना जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं और उसका रिजल्ट आपको दिखता है। ये एक ऐसी यात्रा है ना जिसका अंत नहीं होना, ये अनंत यात्रा है। आज हम कर रहे हैं, कल कोई और करेगा, मेरे बाद भी और लोग करेंगे। हाँ, खुशी होती है, सुकून मिलता है कि लोग अब ध्यान देते हैं और इसका महत्व समझ रहे हैं। 13 साल पहले आपने इस यात्रा की शुरुआत की, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया। जानना चाहूँगी कि इतना आसान नहीं रहा होगा सब कुछ आपके लिए, वो भी एक ऐसे विषय पर, महिलाओं को, जहाँ पर अभी भी हम सब जानते हैं कि हमारा ये पैट्रियार्की समाज है, रूढ़िवादिता यहाँ पर बसी हुई है, और ऐसे में महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम करना। जब आप लोगों से मिलती थी या आपके पास जब लोगों की परेशानियाँ आई, उस वक्त का क्या अनुभव है, कुछ साझा करना चाहेंगी? अनुभव दो तरीके के होते हैं, एक दुखद और एक सुखद। तो जब आपने सोच ही लिया कि आप किसी के लिए कुछ करने जा रहे हैं, समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं, तो दुखद चीज़ें हम याद नहीं रखते, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हौसला हमारा टूटता है। लेकिन अगर सब चीज़ आपके लिए बहुत आसान करके दे दिया जाए तो फिर काम करने में वो मज़ा भी नहीं आता। आपने अपनी राह खुद चुनी है, किसी ने आपको कहा नहीं था। आपने जब अपनी राह चुनी तो उसका सारा रिजल्ट भी आपका, अच्छे बुरे अनुभव भी आपके। हम किसी के लिए कुछ इसलिए नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जब आपको कुछ पता ही नहीं है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो ऑब्वियस है कि आप बात करना नहीं चाहेंगे। आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे हम इतनी बातें करते हैं, सैनिटरी नैपकिन पे बातें करते हैं, पीरियड्स में हम किस दौर से गुजरते हैं, कैसे हमारा मूड स्विंग होता है, ब्लॉटिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे खुल के बात करते हैं आज। लेकिन आज भी अगर कहें कि मेरी माँ के सामने अगर 10-12 लोग बैठे हैं और हम उससे ये बात करना है तो वो मुझे बोलेगी कि थोड़ी देर बाद बात करते हैं। तो एक ऐसे समाज से आना जहाँ पे महिला स्वास्थ्य के बारे में बात ही नहीं है, स्तन कैंसर एक टैबू है, ये शब्द हम सुनना नहीं चाहते, और जब हम वहाँ पे कहते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, उसके ये तरीके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विरोध कितना होता है। और हमेशा ये कहा गया कि महिला स्वास्थ्य के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो महिलाओं से मिलें। क्यों हम महिलाओं से मिलें? हमें सबसे मिलने की ज़रूरत है। अगर मेरे बेटे को पता है कि पीरियड्स में मेरी दीदी के साथ क्या होने वाला है तो वो केयरिंग होगा। तो हम समाज को ना बांटे नहीं, आधी आबादी नहीं कहें। तो परेशानियां आई, रुकावटें भी आई, लोगों ने सुनने से मना किया, सीधा डॉक्टर्स का कहना था कि ये तो फीमेल रिलेटेड इशू है, फीमेल डॉक्टर से करिए। तो मेरा ऑब्जेक्शन ये होता था कि डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर होता है, मेल और फीमेल ये हम तय करते हैं। आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, महिला डॉक्टर तो हम लिखते हैं, पुरुष डॉक्टर तो हम लिखते हैं। तो आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सर्जरी तो मेल डॉक्टर ही कर रहे हैं, मैक्सिमम सर्जन तो आप देखेंगे कि मेल ही हैं। तो चीज़ें थी जो आप नया कुछ करने जा रहे हैं, रास्ते नहीं बने हैं, आपको बनाना है, तो रुकावटें तो आएंगी। और अगर बहुत स्मूथ यात्रा हो तो मज़ा भी नहीं आता कुछ करने का, क्योंकि किसी ने कर रखा है, आपको बस चलते चले जाना है। लेकिन यहाँ हर चीज़ आप ही को करनी है, रास्ते भी बनाने हैं, लोगों तक पहुँचना है, शुरुआत करनी है। आपको भी नहीं पता होता है ना, क्योंकि ये आपका फील्ड नहीं है। हम कोई मेडिकल फील्ड से तो है नहीं, ना ही हम डॉक्टर हैं कि हमें पता होगा कि क्या क्या हमें करना है। पहले तो हमें खुद ही जानना था कि ये होता क्या है, क्यों होता है। अगर कारण है कुछ तो निवारण भी तो होगा ना। और साइंस इतना जब डेवलप हो चुका है तो चीज़ें पहले से बहुत बेहतर है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब लोग सुनते हैं, खुल के बात करते हैं। तो उपलब्धि ये होती है कि 13 साल की यात्रा में कि आपको ये चीज़ पूछा जाता है कि आप तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे काम करती हैं, आप तो सर्विकल कैंसर अवेयरनेस पे काम करते हो। तो मेरा यही कहना है कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं लोगों को आप तक ला सकती हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ही बोलेंगे कि आप ही बताइए तो उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। हम आपके लिए बस एक कड़ी का काम करते हैं। और अच्छा लगता है जब महिलाएं और पुरुष साथ में बैठ के सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं और खुल के अपनी बात रखते हैं। तो दुखद यात्रा तो हम कभी भी याद ना करते हैं। जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं, तो अच्छे के लिए काम करते हैं। चलिए, आपके इस जज्बे, इस हौसले को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप ये कारवां आपका यूं ही निरंतर आगे बढ़ता रहे और बहुत से लोगों का आपको भरपूर साथ और योगदान मिले। मंजू जी, ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि
आपने जो 13 साल पहले जिस यात्रा की शुरुआत की, ज़ाहिर तौर पे उसके कुछ ना कुछ कड़ी, कुछ ना कुछ पड़ाव रहे होंगे जिसके माध्यम से आपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया होगा। अगर मैं बात करूं आपकी कुछ योजनाओं के बारे में, जिन योजनाओं की आपने सबसे पहले पहल की, सबसे पहले शुरुआत की, तब से लेकर के अब तक क्या क्या रहे हैं वो पड़ाव, कौन कौन सी योजनाएं रही हैं जिसके ज़रिए लोगों को कुछ बेहतर, कुछ बेनिफिट मिल पाया है, तो क्या बताना चाहेंगी? देखिए, जब आप कोई शुरुआत करते हैं ना तो आपके पास स्क्रैप होता है, चीज़ें बिखरी पड़ी रहती हैं, आपको समेटना होता है। तो जब हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की शुरुआत की थी, आप देखेंगे कि हम हमेशा जागरूकता की ही बात कर रहे हैं जी। तो जब हम लोगों ने शुरू किया था ना तो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सेक्शन जस्ट ऐसे ही कि यही नाम है, यही हमारा टॉपिक है और यही होता ही था। फिर लगा कि नहीं, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझते हैं, उसके अंदर आप जाते हैं, तो लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो एक गिलहरी प्रयास है। आप अकेले कुछ कर नहीं सकते, और अगर आपने कुछ करने का सोचा हुआ है तो फिर हमने क्या कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, परेशानियां नहीं देखनी है। तो लगा कि जब जैसे हर चीज़ का एक होता है, जैसे आज इस कार्यक्रम का ही देखें तो इस कार्यक्रम का नाम है बिहार बिहान, तो वैसे ही हमने सोचा कि नहीं, कुछ चीज़ें हम ऐड ऑन करें, लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन कैसे पहुंचाएं। तो सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर को हमने बिल्कुल अलग किया। सिर्फ अब अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, तो हमने इसको एक अलग अलग डायमेंशन दिया, जिसमें एजुकेशन है, अवेयरनेस है, ट्रेनिंग सेशंस है और प्रिवेंशन है। तो जिजीविषा हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंदर हम अवेयरनेस से लेके ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिन करना जो डॉक्टर्स सिखाते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड से लेके मेमोग्राफी तक, हमने उस जिजीविषा के अंदर हम ये 4 डायमेंशन में काम करते हैं। वैसे ही हमारी दूसरी जो परियोजना है नव्या, द बिगनिंग ऑफ वुमेनहुड, जहाँ से एक बच्ची स्त्री बनने की राह पे अग्रसर होती है। तो अभी हमने यही कहा कि अब सिर्फ जागरूकता से काम नहीं चलेगा, आपको आगे तक भी जाना पड़ेगा। आपने जिनको बता दिया, जिन्हें कुछ पता नहीं था कभी, आपने उनको बता दिया कि ये कारण है, ये निवारण है, फिर हम उन तक ना पहुँचे तो हमें लगता है कि हमने शायद आधी जानकारी दे के उनको और परेशान कर दिया। तो फिर उसके बाद पैप्समेयर टेस्ट भी हमने अपने कार्यक्रम में जोड़ा, हमने वैक्सीनेशन जोड़ा, क्योंकि ये सर्विकल कैंसर ही इकलौता कैंसर है जिसके प्रिवेंशन का वैक्सीन है। तो 2 चीज़ है, 2 परियोजना हमारी है, दोनों ही बहुत महत्वाकांक्षी है, स्तन कैंसर को लेके और सर्वाइकल कैंसर को लेके। तो ये इसको आप कह सकती हैं कि अब लोग हमारी संस्था का नाम थोड़ा कम लेते हैं और इन दोनों प्रोजेक्ट को वो कैंपेन को ज़्यादा याद रखते हैं। जिजिप्सा, जैसा कि नाम से ही बहुत कुछ स्पष्ट होता है, जीने की उत्कट इच्छा, और जिससे आपकी शुरुआत हुई, आपकी इस यात्रा की शुरुआत हुई, और उम्मीद करते हैं आपकी यात्रा यूं ही निरंतर चलती रहे। अगर मैं बात करूं आगामी कुछ परियोजनाओं के बारे में कि आप आने वाले दिनों में ऐसा क्या कुछ कर रही हैं जिससे और ज़्यादा बेनिफिट हो आम लोगों को, स्त्रियों को, महिलाओं को, कुछ बताना चाहेंगी? जैसा कि आपको भी पता है कि बिहार में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा मतलब अगर सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स हैं या डॉक्टर्स हैं, तो वो सिर्फ पटना में ही है। अब थोड़ा थोड़ा अब दूसरे शहरों की तरफ भी जाएं तो शायद वहाँ पे कैंसर के डॉक्टर्स नियमित अपना विज़िट कर रहे हैं या 1-2 सेंटर खुले भी हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मुझे कोई परेशानी है, मुझे पता चले मुझे दूसरे शहर जाना है, तो दूसरे शहर आने जाने का कॉस्ट भी हम जोड़ते हैं, हमारे साथ 2-3 लोग भी चाहिए होते हैं और हमें जानकारी भी नहीं है। तो फिर हम लोगों ने वही सोचा कि वो हमारे तक नहीं आ सकते, हम तो उनके पास जा सकते हैं। अंतराल में जाने के पूर्व आप चर्चा कर रही थी आप अपने आगामी योजनाओं, परियोजनाओं के बारे में, मैं चाहूँगी कि आप उसकी जानकारी दें। देखिए, जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि जानकारी तो हमने दे दी, जैसे उन्हें नहीं पता था कि सैनिटरी नैपकिन यूज़ करने से हमें कितने फ़ायदे हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से वो जी रहे थे। लेकिन जब आपने बता दिया ना तो वो थोड़े कॉन्शियस भी हो गए, थोड़े डर भी गए। तो उन तक वो चीज़ें, वो सुविधाएं तो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जिनके पास खाने का नहीं है वो इतना केयर नहीं कर सकते अपना, लेकिन हाँ वो सतर्क तो हो गए। तो हमने फिर यही सोचा कि वो हमारे तक नहीं आ सकते, हम तो उनके यहाँ जा सकते हैं, हम तो उन्हें घर के बाहर निकाल सकते हैं। तो एक हमारी, जिसको आप चलंत परियोजना कह सकती हैं, मई में वो शुरुआत होनी है उसकी। पिछला 2 साल तो कोविड की वजह से आपको भी पता है कि पूरे विश्व ने क्या क्या झेला है, तो हमारी संस्था ने भी झेला कि हमने लोगों को प्रॉमिस किया और हम उन तक नहीं पहुंच पाए।
तो फिर अभी मई में हम वो जो हमारी चलंत परियोजनाएं है कि हम अलग अलग शहर में जाके मेमोग्राफी, पेप्समियर और सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बच्चों को जो आइडियल एज है 12 टू 18, तो मई में हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि तैयारियां बड़ी होती हैं। बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं जब आप पूरा सेटअप लेके किसी और शहर जाते हैं। तो अभी हमारी परियोजना की जो शुरुआत होनी है वो उसकी तैयारियां अंतिम चरण पे है, और जो देख पा रहे हो हमें अभी, हम उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डेट भी आपको पता होगा, तो ये आपके लिए है, तो आप भी उसका फ़ायदा उठाएं। जिस चीज़ के लिए आप पटना आते हैं और वही चीज़ आपके इधर आ रही है तो आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। यानी कि बिहार के आप तमाम ज़िलों में आप ये सुविधा मुहैया कराएंगी जिन लोगों को भी इस तरह के टेस्ट कराने हैं, चेकअप्स कराने हैं, तो आप जगह जगह पर प्रांतों में जा कर के आप ये सुविधा देंगी लोगों को? अभी फर्स्ट फेज़ हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसलिए है क्योंकि डॉक्टर्स को लेके जाना, और जो एक बस है जिसके अंदर मेमोग्राफी की मशीन होती है, एक्सरे होता है, तो उसको आप बहुत इंटीरियर में नहीं ले जा सकते हैं बिकॉज़ थोड़ा सिक्योरिटी इशू भी देखना होता है। तो अभी तो हम वही कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो दूसरा फेज़ होगा, फिर हम अलग अलग डिवीज़न ऑफिसेज में भी जा सकते हैं, बट अभी हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो पहले चरण में अभी 5 जिला है। पटना से शुरुआत होनी है क्योंकि राजधानी यहीं पे है, शुरुआत यहीं से होनी है। तो पटना में होना है, छपरा में होना है, हाजीपुर में होना है, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, ये 5 जिले हैं जो अभी चिन्हित किए गए हैं। टारगेटेड भी हैं कि एक दिन में 25 मेमोग्राफी होनी है। तो आप सोच सकते हैं कि 15 दिन का हमारा ये पूरा कैंपेन होगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा यही सोचना होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको वो चीज़ दें जो उनको चाहिए। लेकिन वो लाचार होते हैं बहुत सारी चीज़ों से, सिर्फ शारीरिक लाचारी को ही ना देखा जाए। बहुत बार आर्थिक तो सबसे बड़ा ये है ना कि आप एक भी टेस्ट के लिए जाते हैं, हज़ारों खर्च होते हैं, आने जाने का कॉस्ट होता है। तो जिस जिस शहर में हम जा रहे हैं वहाँ पहले से लोगों को अवेयर किया जाएगा, वहाँ उसकी प्रचार पहले से रहेगा कि हाँ इस दिन यहाँ पे इस लोकेशन पे होना है। और हमारी टीम ऑलरेडी वहाँ पे अभी सर्वे कर रही है। और एक बहुत अच्छी चीज़ हमने अनाउंस करी है और शुरुआत भी कर दिया है हम लोगों ने, वो है सर्विकल कैंसर का वैक्सीन। हमारे और आपके एज में आके हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अगर चीज़ें हमें हो गई तो हम बस उसके ट्रीटमेंट पे जाते हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, उनके लिए अभी अगर वैक्सीन है और हम उनके प्रिवेंशन के लिए अभी से काम करते हैं तो कुछ ज़िंदगियां तो बहुत अच्छे से बच जाएंगी। तो वो हमारा लक्ष्य है आने वाले 2 सालों में 1,11,000 बच्चियों को सर्विकल कैंसर का वैक्सीन दिलाना। और ये वीकर सेक्शन के लिए है। जो पे कर सकते हैं वो पे करके करें, वो कहीं भी जाके करें, लेकिन करवाएं, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करें। लाइक जैसे बच्चे आते हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं तो उनके बहुत सारे टीके होते हैं, तो इस वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम है और लोग इसको प्रायोरिटी में रखते नहीं हैं। अच्छा कर लेंगे, अच्छा करवा लेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं कि, और हमें ये लगता है ना कि हम तो बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल में रहते हैं, हम तो बहुत हाइजीन मेंटेन करते हैं और हम अवेयर हैं। ये जो एक चीज़ है ना हमारे दिमाग में कि हमें सब पता होता है, जिसकी वजह से इग्नोरेंस होता है, और जब इग्नोरेंस होता है तो क्या क्या होता है, भयावह स्थिति आती है। तो बाद की बात हम क्यों करें, हम प्रिवेंशन पे पहले ही काम कर लें। तो ये हमारा लक्ष्य है, मतलब हमारी संस्था निरंतर इसके लिए काम करती है। समाज के लिए आप संवेदनहीन ना बने, आप संवेदनशील बने। आप एक ही बच्चे के लिए करें, लेकिन करें, जिसको जैसे होता है उसको करना चाहिए। तो हमने तो बस लक्ष्य ले लिया है तो ले लिया, करना है तो करना है। आपने अपना लक्ष्य साधा है और आप आगे बढ़ते जा रही हैं। मंजू जी, जाहिर तौर पर इतनी ये जो आपने इसका जो विस्तार किया है आपने अपने कार्य का, जाहिर तौर पर अकेले सब कुछ कर पाना संभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आपको साथ सहयोग मिला होगा, कुछ एक चुनिंदा लोग जिनका आप जिक्र करना चाहेंगी, जिनके साथ से आपको बल मिला, सबल मिला? देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि आपको लगता है आपने किया, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
आपके आसपास कुछ अदृश्य ताकतें भी होती हैं। ईश्वर में मेरा बहुत बिलीव है। अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं ना करने को, तो रास्ते ईश्वर आपके लिए खोल देते हैं। और जब बात आती है ना कि साथ देने वाले का, तो आपका नियत पे हम बात करते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही कोट किया है कहीं पर, मेहनत होती है, उसके बाद नियत होती है, उसके बाद आत्मबल होता है। तो जब हम अगर इस सीक्वेंस में जाएं कि मेहनत प्लस नियत प्लस आत्मबल इज इक्वल टू किस्मत, तो किस्मत को हम पहले लेके आ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हमने शुरू किया था तो वही है कि दुखद यात्रा को याद नहीं करना चाहता, स्ट्रगल कभी याद नहीं करना चाहिए, उससे लेसन लेना चाहिए कि अगर हमारी यात्रा में ये रुकावटें थी तो आगे ना हो, हम उसका प्रयास करते हैं। तो शुरुआत में आपको भी पता है कि हमारे समाज में या हमारे फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता कि अरे ये तो टाइम वेस्ट है, ये तो पैसे घर के लगा रहे हैं, ये इससे अच्छा बिजनेस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब लोगों का भरोसा होने लगा कि नहीं ये कर सकती हैं, हमें सपोर्ट करना चाहिए। अभी वर्तमान में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं SK चौधरी सर, उनका बहुत ज़्यादा ही कहा जाए कि मार्गदर्शन मिला, और मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ सकती हैं। बिल्कुल। तो मोरल सपोर्ट मुझे मेरी फैमिली से, फ्रेंड से, टीममेट से भी मिला। राजा रवि, अनुराज, ऐसे चंद नाम है जिन्होंने मेरा साथ दिन रात दिया है, खड़े रहे मेरे साथ। जो भी हमने बोला हो, और उन्होंने किसी चीज़ के लिए नकारा नहीं, बोला कि बस आप कर रही हैं, हम आपके साथ हैं। तो कुछ चंद लोग होते हैं ना जो जीवन भर के लिए आप आप उनको याद रखते हैं कि आपको मोरल सपोर्ट देना और आपके साथ खड़े होना, आपके साथ ग्राउंड में जाना, आपके साथ रात भर जागना। तो ये चंद नाम हैं जिन्होंने मुझे यहाँ तक, हमारी जो यात्रा है अगर यहाँ तक ही कही जाए कि आज हमारी संस्था इस जगह पे अगर है, तो इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत लोग हैं जिनका नाम अभी सडन मुझे याद नहीं आ रहा है, चाहे जिसने मुझे चाय ही पिलाई हो, उनका भी योगदान होता है। हम हमेशा उनको भूल जाते हैं। जो कैमरे के सामने दिखते हैं लोग उनको याद करते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत बड़ी टीम होती है जो आपके साथ आपके सपनों को पूरा करने में दिन रात एक करते हैं। तो आज उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके माध्यम से। शायद ईश्वर ने आज मुझे ये मौका दिया था कि उनको हम थैंक यू बोल पाए कि आज अगर संस्था इस मुकाम पे पहुंची है तो आप सबका योगदान है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मंजू जी, अगर ये जानना चाहूँ आपसे कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आप रोल मॉडल कौन है, किन्हें देखकर सुनकर आप प्रेरित होती हैं या आपको एक बल मिलता है, तो क्या बताना चाहेंगी? ऐसा कुछ है नहीं। प्रेरणा जब हम कहते हैं कि कौन है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी ज़िद जुनून में बदल जाती है और फिर कुछ दिखता नहीं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोगों से झूठ बोल पाएंगे, ईश्वर से भी झूठ बोल लेते हैं, अपने आप से आप झूठ नहीं बोल पाते हैं। मेरे फादर को हमने ये देखा है, मेरी फैमिली का हिस्ट्री ही या पुलिस और डिफेंस का रहा है। तो हमने अपने फादर को देखा था कि यूनिफॉर्म पहन के वो कुछ और होते थे। उनका कहना था कि अभी हम सरकार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो यूनिफॉर्म से बाहर आते थे तो उनका कहना कि मैं एक इंसान भी हूँ और मुझे उसका ख्याल रखना है, जो भी क्रिमिनल्स होते थे। तो हमारे इधर से ऑब्जेक्शन होता था कि आपने उसके 3rd डिग्री इस्तेमाल होता था एक समय पहले, तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, उसका खाना, वो सोएगा कैसे। तो एक चीज़ थी ना कि आप कुछ चीज़ें आपके ब्लड में होती हैं, कुछ अपने आसपास आप देखते हैं, कुछ संस्कार आपके अपने होते हैं, कुछ समाज के साथ रह के विकसित होता है और कुछ आप विकसित करते हैं। तो मेरे फादर को हमने यही देखा कि उनके लिए ड्यूटी फर्स्ट, कभी किसी त्यौहार में वो हमें मिले नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी चीज़ है ना कि वो आदमी तो वहाँ काम कर रहे हैं, तो ये कहा जाए कि हम मस्ती में होते थे, वो काम कर रहे होते थे। और प्रेरणा स्रोत तो नहीं कह सकते, बट उनको देख के ही हम बड़े हुए हैं और आज भी हम उनको याद करते हैं कि अगर वो होते मेरी जगह, अगर अभी मुझे कोई परेशानी होगी तो हम किसको कह सकते थे। एक जो फादर होता है ना, उससे बड़ा मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई प्रेरणा स्रोत होता है। हम किसी और को देखते हैं, उनकी यात्रा हम नहीं जानते, लेकिन हम कहते हैं कि मुझे उनके जैसे बनना है। नहीं, मुझे किसी के जैसे नहीं बनना, हम जैसे हैं हम सही हैं, ओरिजिनल रहे। आप जो हैं आप वही रहे। ताकत ईश्वर देता है और आपके पिता तो हैं ही। बिल्कुल, तो 2 पिता आपके हैं, दोनों पिता आपका ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, हम उनके गुणों को आत्मसात करें और फिर उससे हम आगे बढ़ते जाएं। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि आप अपने
पिता से इतने प्रभावित हैं। हर बच्चे के लिए, हर संतान के लिए उसके माता पिता उसके लिए सबसे प्रथम होते हैं और उसके प्रेरणा स्रोत होते हैं। मंजू जी, आप खुद भी एक एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि उसका आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा और आपके कार्य क्षेत्र में उससे आपको कितना सबल मिला, क्या बताना चाहेंगी? देखिए, ये मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि आज के बच्चों के पास ना बहुत चीज़ होता है बताने को कि उन्होंने ये कोर्स किया, उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये जाना। आप 90s की बात करें, 90s में लड़कियां घर के बाहर नहीं आती थी। तो अभी हमने आपको बताया भी है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है मायके का पुलिस और डिफेंस से ही रिलेटेड रहा है। तो वर्दी के बीच तो आँख खुली हमारी, वर्दी के बीच ही हम अपने आप को देखते रहे हमेशा ही। मेरा एडमिशन एक ऐसे कॉलेज में हुआ जहाँ पे एनसीसी था नहीं और मुझे यूनिफॉर्म ही पहनना था। उस जगह से नाम कटवा के फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना, बिकॉज कैडेट बनना था। अभी एज मेरी थी नहीं कि हम अपने फादर की तरह हम जॉब में चले जाते। आप ये कह सकते हैं कि आपके अंदर इच्छाएं होती हैं, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो एनसीसी मेरे लिए वो प्लेटफॉर्म था जिसने मेरे अंदर जो भी चीज़ें थी, अगर टैलेंट है भी, लोग कहते हैं कि अगर आप ये कर पाते हैं तो आज हम उसकी देन जो है, तो हम ये कहें कि हम एनसीसी की ही देन है। एज अ प्रोडक्ट अगर आप कह लें, एज अ लीडर कह लें, तो ये इतना मेहनत करना, हार्ड वर्क करना, डिसिप्लिन में रहना और बस जिद को जुनून में बदल के रिजल्ट लेके आना। जिद को जुनून में बदलने का ये जो हौसला है, ये जज्बा है, आपको एनसीसी ने दिया। मंजू जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने अपनी बहुत सारी आगामी योजनाओं का जिक्र किया, आपने अपने कुछ अनुभव हमारे साथ साझा किए, कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुक्रिया। तो हमारी बातचीत हुई समाज सेवी और एनसीसी की पूर्व कैडेट मंजू सिन्हा जी से। और अब हम आपको ये बता दें कि आप हम अपने ख़त हम तक भेजें। आप अपने ख़त के माध्यम से आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं। इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।